नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका एचएससी का कोई एग्जाम है, डीटी प्लस भी का है, एसएससी का, या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले जो आपके करंट अफेयर से 2024 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको लिया है। इसके बाद हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में इनमें किन्हें चुना गया है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल ही में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है, तो ये सुखबीर संधू है, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार सिन्हा, ए और बी दोनों है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ए और बी इन दोनों को हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो ये सुखबीर संधू और जो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना, तो ये बिहार, मध्य प्रदेश, असम या फिर छत्तीसगढ़। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, अर्थात छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर ये महतारी जो वंदन योजना है, ये जो सरकार है, राज्य सरकार, इनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है। तो प्रसार भारती की नई सेवा है पीवी, इसको हाल ही में लॉन्च किया है अमित शाह, अजय डोभाल, एस जयशंकर या अनुराग ठाकुर ने। और इनमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन है ये? अनुराग ठाकुर है। प्रसार भारती की नई सेवा पीवी जिनके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है, तो यह है अनुराग ठाकुर। इसके बाद है न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से टिम साउदी, सचिन, रविंदर, डेरिल मिशेल या विलियम। तो न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं, और इनका नाम है सचिन रविंदर, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। तो 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ इनकी संख्या कितनी हो गई है? 80, 90, 99 या फिर 102। तो इनकी जो संख्या है अब 102 हो चुकी है। इसके बाद है वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष है ये कौन है? रघुराम राजन है, रामनाथ कोविंद है, सोमैया स्वामीनाथन है या उर्जित पटेल है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं तो इनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम जो अन्य हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उस स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है? धो चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता में। और इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है ये वाला। तो किसमें? दो चिंता में, सॉरी, ये जो सामाजिकरण है। तो शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने से सीखना सुगम हो जाता है, और साथ ही उनका सामाजिकरण भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षार्थी में उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। बहुत से ऐसी आदतें हैं
जो बच्चा एक समूह में, एक टोली में खेलकर सीखता है। नेक्स्ट है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में जो तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो ये जो तथ्य है इनमें से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? और इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, तो ये संज्ञान भावना है। तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी अवश्य वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए परीक्षा में तनाव निष्पत्ति से संज्ञान भावना संबंध स्पष्ट होता है तथा तनाव प्रत्यक्ष रूप से इस संबंध को प्रभावित करता है। इसके बाद है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण, तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, और शिक्षक की जो भूमिका ये क्या है, जो ऑप्शन ए में दी गई है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम के द्वारा पूरी होती है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बच्चों को सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। इसके बाद है नेक्स्ट में शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? प्रारंभ में, जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो, आवश्यकता हो तब दिया जाए, या जब एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे। तो शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो। इसके बाद है अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता मौलिकता पर, वैधता पर, वस्तुनिष्ठता पर या उपरोक्त सभी पर। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता ये निर्भर करती है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, जिसमें मौलिकता भी आ जाती है, वैधता आ जाती है और वस्तुनिष्ठता ये आ जाती है। इसके बाद है अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है। अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है जबकि एक अनुसंधानकर्ता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाए, अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप से स्वीकार कर ले, या फिर ये सभी। तो अनुसंधान के मूल्यों को जो ह्रास हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। अनुसंधानकर्ता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाए, अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप से स्वीकार कर ले। इसके बाद है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? तो शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण समस्याओं का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान या समस्या का समाधान ढूंढना। तो शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? अब यहाँ पर हम देखें तो जो है हमारा, और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, समस्या की पहचान का। शोध जो है ये क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है और हर तरह के शोध को कुछ विशिष्ट पदों में या क्रम अनुसार किया जाता है। संपूर्ण शोध प्रक्रिया कई क्रियाओं का सम्मिलन है जो परस्पर जुड़ी होती है। शोध का प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है समस्या का चयन होना। किसी भी विषय में चिंता तब होती है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या होती है, लेकिन हर विचार या समस्या शोध का विषय नहीं हो पाती। इसलिए समस्या का चयन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे विषय से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा, समस्या से संबंधित साहित्य उपलब्ध है या फिर नहीं है, एवं उस समस्या पर पहले अध्ययन हो चुका है या नहीं। क्योंकि दोषपूर्ण समस्या के चयन में श्रम व साधन दोनों का उपयोग होता है, इसलिए योग्य व अनुभवी शोधकर्ता सर्वप्रथम समस्या का विधिवत चयन करते हैं। इसके बाद है विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि में, सेल्फ रियलाइजेशन में अध्यापक का योगदान किसके द्वारा होता है? छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, या शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा।
एक सफल अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने के साथ साथ छात्रों की जिज्ञासा शांत करना, छात्रों के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिससे छात्रों की अधिकतम आत्म उपलब्धि हो सके। इसके बाद है एक रद्द परिकल्पना है। एक रद्द परिकल्पना जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। शोध परिकल्पना के समान प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ जब चरों के बीच भिन्नता हो। तो एक रद्द परिकल्पना है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। इसके बाद है विचार गोष्ठी है। चिंतन स्तर को समुन्नत करने की प्रक्रिया, उच्च शक्तियों को पोषित करने वाली प्रक्रिया, चिंतन की एक अंतः प्रक्रिया या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो विचार गोष्ठी अर्थात सेमिनार क्या है? और यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो इन सभी को जो यहाँ पर माना गया है, चिंतन स्तर को समुन्नत करने की प्रक्रिया, उच्च शक्तियों को पोषित करने वाली प्रक्रिया, चिंतन की एक अंतः प्रक्रिया। यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अल्प धारणशीलता से क्या अभिप्राय है? अपरिपक्व मूल्यांकन, संदेश की मौलिकता में क्षति, अस्पष्ट मान्यता या ये सभी। अल्प धारणशीलता से अभिप्राय, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, संदेश की मौलिकता में क्षति। तो यह है अल्प धारणशीलता। इसके बाद है स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? स्कूलों तथा कॉलेजों के निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समस्या में सबसे बड़ी साझेदारी? सुनना, पढ़ना, सामग्री को पेश करना या परिवर्तन एवं सुधार। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, तो ये सुनना है। स्कूलों और कॉलेज में इनमें से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी? तो ये सुनने से है। इसके बाद है उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? वाचन गति, नेत्र तीव्रता, वाचन संबोधन, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये आ जाता है नेत्र तीव्रता। उत्तम वाचक और निम्न स्तर के वाचक में कौन सा विभेदक बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं में पूछा गया था, जो नेत्र तीव्रता है, यही यहाँ पर आ जाता है। वाचन गति हो गया, वाचन संबोधन है, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता इसमें आ जाएगी। इसके बाद है शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण में, काम बढ़ाने में या शिक्षण को उपयोगी बनाने में। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है। अब यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है शिक्षण को उपयोगी बनाने में। इसके बाद आ जाता है विद्यार्थी तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि या ये सभी। तो विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। क्या जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, ये सभी जो इसमें आ जाएंगे, जिसमें कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। तो ये सभी आ जाएंगे। विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता। इसके बाद है भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। अब जो यहाँ पर मूलभूत लक्षण हैं ये कौन से हैं? जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी में, क्योंकि कोर्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इन तीनों को माना गया है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, राजनीति व्यवस्था से संबंधित। तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण: एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक रूप की सरकार और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर इसमें आ जाते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाएगा, या उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इनमें कौन से वाला सही है, ये उस स्थिति में जब लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तो इस स्थिति में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधित विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसके बाद आ जाता है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति, और इसमें है ऑप्शन डी हमारा, तो ये होती है संसद के प्रति। अनुच्छेद जो 75(3) है, इनके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए निकटतम जो इसका उत्तर है ये संसद होगा, क्योंकि लोकसभा जो है यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो संसद जो है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अगर लोकसभा होता तो फिर लोकसभा होता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, 40, 48 या फिर 51, और कौन सा है तो ऑप्शन जो बी में है, तो यह है अनुच्छेद 40। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर इनका ग्राम पंचायतों से जो संबंध है ये अनुच्छेद 40 का है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए हम कौन सी जो है की का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है किसी भी कार्य को अंडू करने के लिए। तो अंडू करने के लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो Ctrl+Z जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+S से हम सेव, N से न्यू करते हैं, तो Ctrl+Z जो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। स्कैनर, बैकअप, फायरवॉल या हब। तो कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये फायरवॉल होता है। कंप्यूटर क्षेत्र में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो सुरक्षा नियमों पर आधारित
इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल विश्वस्त तथा सुरक्षित इंटरनल नेटवर्क और अन्य बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के मध्य बैरियर स्थापित करता है, जिसे सुरक्षित या विश्वस्त नहीं माना जाता। तो फायरवॉल जो इसका रहेगा। अगर यहाँ पर जो है ये आपका एंटीवायरस आता तो फिर वो सी आंसर हो जाता। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है उसको दूसरे पेज पर हमें ले जाना है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं Ctrl+V, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+A से पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाता है और S से सेव। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर, विजुअल बेसिक, स्कैनर या प्लॉटर। तो एक सॉफ्टवेयर है कौन सा, जो ऑप्शन बी में देगा है विजुअल बेसिक। प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर और माउस ये हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर क्या है, जिसे आप अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, जिसमें प्रोग्रामर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड का चयन करने और पूर्व चयनित सक्सेस कोड में परिवर्तित करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद है वह फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं, जिनका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो ये कहलाती है विजार्ड, डिजाइन, ऑटो स्टाइल या फिर टेम्पलेट। तो वह फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं, जिनका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, और इनको कहा जाता है टेम्पलेट, जो ऑप्शन डी में है। टेम्पलेट क्या है कि ये फाइल होती है जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं और जिसे प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। यह एक ब्लैक फॉर्म है जो उसमें विद्यमान फील्ड्स, उनकी लोकेशन और लेंथ को दिखाता है। जैसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में टेम्पलेट एक स्प्रेडशीट है जिसमें सभी सेलों को परिभाषित किया गया है, लेकिन डाटा इंटर नहीं किया गया है। इसके बाद है जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाएगा, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो किस में, तालाब में। परिस्थितिकी तंत्र के अनेक स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो ये दो क्वेश्चन जो यहाँ पर बन जाते हैं। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होगा, और जो ये जलीय परिस्थितिकी तंत्र है, स्थल में तो बनेगा ये वाला, और जो जल है उसमें जो है यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। तो तालाब जो इसका रहेगा। इसके बाद है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया था। पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ या पालपुर कुनो का। तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जो पार्क का यहाँ पर अभयारण्य का चयन किया गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये था पालपुर कुनो। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा बुक्सा भाग परियोजना भारत के किस राज्य में है। बुक्सा भाग परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल में। बुक्सा भाग परियोजना कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में है, और 1992 में जो है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, तो सही जो आपने बताने हैं।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो सही है ऑप्शन बी वाला, 1 और 2 को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। तो ये जो यहाँ पर भीतरकनिका उड़ी जो है, ये क्या है, किसके लिए जान जाता है, लवण जल के लिए, लवण जल मगर के लिए। तो ये जो भीतरकनिका उड़ीसा में लवण जल मगर तथा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग के लिए ये प्रसिद्ध है, आकर्षक केंद्र है। इसके बाद है इनमें से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। परितंत्र का अर्थात इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है एक दूसरे से अनन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहाँ पर कौन से वाला सही है, कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, जो देखे तो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। इसलिए जीवमंडल में उपस्थित सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है गद्यांश जो है यहाँ पर आ जाता है और इसमें से आपने क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पर इसमें कई बार क्या है शीर्षक पूछ लिया जाता है, तो जो आपको शुरू में और अंतिम पद में देखने को, अंतिम जो लाइनें होती हैं उनमें देखने को मिलेगा, या फिर जिसके ऊपर ये पूरा गद्यांश चल रहा है। तो विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय में अर्जित अमूल्य निधि है। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहते हैं। जब हमें ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम एक मिथ्या दम के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन। हम अपने शरीर को नीचे छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उस ऊंचाई के सहस्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो इस प्रकार का ये गद्यांश है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सका है। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए हैं। तो प्रारंभ में मुद्रित अंश का जो आशय क्या है, अब यहाँ पर जो हमने इसमें पढ़ा था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है कि युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सका है। इसके बाद है मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है, जब वह मनुष्य का आदर्श भूल जाता है, मिथ्या दम्भ से बढ़ जाता है, वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, या जब वह स्वप्न देखना बंद कर देता है। तो मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। अब जो दिया गया है ऑप्शन बी कि जब वह मिथ्या दम्भ से भर जाता है। इसके बाद है अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक क्या कहना चाहता है कि मनुष्य का अर्जन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मनुष्यता प्राप्त करने में मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं। मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि मनुष्यता का अर्जन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। इसके बाद है पूरे अवतरण का सारांश क्या है। मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। अवंती की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है।
मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता को पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। तो पूरा जो यहाँ पर हमने गद्यांश पढ़ा, इसका आशय क्या था, कहने के पीछे इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया कि मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। इसके बाद है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो हमने बात की थी, या तो आपको शुरू में या अंतिम में देखने को मिलता है, या फिर आप जब इसको ध्यानचित होकर इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो गद्यांश है ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसका शीर्षक क्या है, मनुष्यता की प्राप्ति, पशुता ब्राह्म मनुष्यता, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार, मानव जीवन का लक्ष्य। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये क्या है, इसका मनुष्यता की प्राप्ति। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 जून या 7 जुलाई को। तो सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को। तो लोक सेवा में जनता के प्रति सेवा और कर्तव्य निष्ठा की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, लोक सेवकों में जन सेवा के प्रति सत्य जो निष्ठा है वो बनी रहे, जिससे कि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन देश के चुने गए लोक सेवकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसके बाद है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम बताना है, एक अलग है, बीमा, वेतन, भविष्य निधि या फिर शेयर। अब एक अलग है कौन सा, ऑप्शन सी वाला, वेतन। वेतन से धन प्राप्त होता है, जबकि शेष में जमा करने के बाद धन प्राप्त होता है, चाहे बीमा है, शेयर है या भविष्य निधि है। इनमें पहले आपने जमा करना होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, और ये जो यहाँ पर एक वृत्त के आस चिगिर्दे बैठे हुए हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से 6 जो है यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने उसे देखना है जिसके बारे में जिसका जो स्थान है वो फिक्स हो। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका बनेगा। तो जैसे यहाँ पर इसमें पहले जिसका भी स्थान फिक्स हो वो आपने देख लेना है। जैसे यहाँ पर इसमें जब हम देखेंगे तो ए का बाईं पड़ोसी ई है, ये ए है। जब इनका मुंह सेंटर की तरफ होगा, बीच में होगा इन सभी का यहाँ पर, तब इनका जो बायां ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा ए का बाईं पड़ोसी ई है, ये पड़ोसी होता है जो बिल्कुल पास में ई है। और इसके बाद हमने देखा ए का बाईं पड़ोसी ई है, और एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। तो ए जो है ये कहाँ पर है, ए एफ जो है ए के दूसरे बाईं ओर पर है। अब इसकी साइड भी यही है, एफ से दूसरा जाइए बनेगा, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। और बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, बी जो है यहाँ से दाएं, इसका राइट हैंड यही है, यहाँ से दूसरा हो। ए डी का बाईं पड़ोसी है, ए डी का दायां, इसका दायां, ए जो है डी का बाईं पड़ोसी है, इसके बाएं हो गया। और सी एफ और बी के बीच है, सी जो है एफ और बी के बीच में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ जो है इसका पड़ोसी सी भी है और ई भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़े। ए बी सी डी ई सभी के पास 9 गोलियां कच्चे हैं। बी 2 गोलियां डी को देता है, जो 1 गोली ई को देता है।
सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को देता है। सी की 2 गोलियां बी को देता है, जो 3 गोलियां ई को देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है, जो 2 गोलियां बी को दे देता है। तो ए के पास कितनी गोलियां हैं? तो यहाँ पर जो गोलियों की संख्या है, ए बी सी डी और ई के पास गोलियों की जो संख्या है ये कितनी बनेगी? तो ये 9 बनेगी। इसके बाद आ जाता है डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर डाइस की निम्नलिखित स्थिति में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 5 जो है इसके विपरीत कौन सा बनेगा? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 जो है, 6 के विपरीत क्या है? 1 है। 2 के विपरीत 5 है। 3 के विपरीत 4 है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। इसलिए 5 के विपरीत 2 है, ऑप्शन बी वाला। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें कुछ आप देखकर भी एकदम से समझ सकते हैं, क्योंकि जो संख्या हम देख रहे हैं वो इसके सामने नहीं हो सकती, तो उससे अलग ही होगी जो नीचे की साइड में है। इसके बाद है सी ए टी मतलब 25, जी ई टी 33, डी ओ जी 27। तो ए डब्ल्यू ई क्या होगा? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें कैसे 25 आया है? ए बी सी, ए पहला और टी का जो क्रम है वो 20वें नंबर का है। तो 20, 21 और 3 24 और साथ में 1 जोड़ा गया है, तो ये 25 हो जाते हैं। इसी प्रकार से जी 7, ई 5 और साथ में 20 जोड़कर 1 प्लस किया गया है, तो 33। इसी प्रकार से डी ओ जी, इसमें भी 4, 15, साथ में 7 1 जोड़कर 27 किया गया है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे तो 1, 23, 5 और साथ में 1 जोड़कर जो है 23 हमारा यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है यदि भाग से तात्पर्य गुणा और तो यहाँ पर जैसे गुण है, गुणा का मतलब क्या है? माइनस, और जमा का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग है। जैसे यहाँ पर ये चिन्ह है, इनके स्थान पर आपने ये वाले रखने हैं। तो जब हम इसे जो यहाँ पर रखेंगे तो बोडमास वाला जो नियम है वो हमने यहाँ पर लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो इसका जो जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 8 भाग में 2 प्लस में 10 गुणा में 2 माइनस में 6। तो सबसे पहले भाग जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 4, उसके बाद गुणा माइनस 6, भाग गुणा जमा, तो 20 और 4 24 माइनस 6, भाग गुणा जमा माइनस, जमा हो गई, अब माइनस की बारी है। तो 24 में 6 गए 18। तो यही जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से कितने न शिक्षित हैं न ही खिलाड़ी हैं परंतु पुरुष व दुकानदार हैं? तो ये हमने देखना है कि वे शिक्षित न शिक्षित है और न ही खिलाड़ी है, परंतु पुरुष और दुकानदार हैं। तो पुरुष और दुकानदार हैं, शिक्षित नहीं है और न ही खिलाड़ी है, लेकिन पुरुष और दुकानदार हैं। तो ऐसे कितने हैं? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो वो पुरुष भी होना चाहिए और दुकानदार भी होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी और शिक्षित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पुरुष जो है, पुरुष का कौन सा है? ये जो वर्ग है, आयत वाला जो निशान है ये पुरुषों का है, ये जो यहाँ पर वर्ग है तो ये खिलाड़ियों का है, और ये जो ट्रायंगल है ये शिक्षित वाला है। तो हमने देखना है कि न शिक्षित है और न ही खिलाड़ी है।
अब शिक्षित वाला जो है यहां तक जा रहा है, जिसमें 4, 11, 5 ये शिक्षित में भी है और ये पुरुष में भी है। तो हमने देखना था कि वो न शिक्षित है न ही खिलाड़ी है, परंतु पुरुष और दुकानदार है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी आधार 12 जो है ये बनेगा। तो 12 जो है हमारा सी आंसर यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी के अंदर भी नहीं होने चाहिए और जो है ये न ही शिक्षित होने चाहिए और न ही ये खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये 12 जो है हमारा यहाँ पर इसका आएगा। इसके बाद है दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या चुनिए। तो जैसे 5 का 36 आया है, ऐसे ही 6 का क्या आएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, 5 का स्केयर 5 + 1, 5 + 1 का स्केयर यहां पर हुआ है। 5 × 6 = 6, 36। ऐसे ही जब हम यहाँ पर भी करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे और इसका हम वर्ग करेंगे, मतलब 7 का वर्ग। यहाँ पर 6 का वर्ग और ये 7 का, तो 49 जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार में वर्ष 2001 में विभिन्न मदों में हुए व्यय तथा बचत को दिखाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों में किए गए खर्च और बचत का प्रतिशत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बचत है, मदे है, परिवहन, तो ये डाटा जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस आधार पर जब हम देखें तो परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ है, तो परिवार का सबसे ज्यादा जो खर्चा है यहाँ पर किस में हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो है ये भोजन पर हुआ है 23%। तो यही जो है यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। तो परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी, तो ये कौन सी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बचत कितनी है, तो परिवार में वर्ष हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। तो बचत और मकान पर व्यय दोनों का जो प्रतिशत है ये बराबर है 15%। तो यहां पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। बचत और मकान पर व्यय दोनों का प्रतिशत जो है ये बराबर है। इसके बाद है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। तो परिवहन, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो परिवहन और जो अन्य मद है ये कितना है 20 और 5, तो कितना है 25% है। तो यहाँ पर इसमें पूछा क्या गया है, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो कुल जो है तो ये हो जाएगा जो है जैसे शिक्षा है, शिक्षा पर व्यय, तो ये हो जाएगा 1, 4, 4। तो यहाँ पर तो ये दूसरा है, तो यहाँ पर जो है इसमें सीधा ही है परिवार और अन्य मदों पर कुल मिलाकर। तो ये देखा था हमने यहाँ पर परिवार और अन्य का 25% था, तो यही जो है इसका सी आंसर था ये वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट था यहाँ पर ये, यदि परिवार की कुल आय इतनी है
तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। तो मतलब जो परिवार की आय है ये इतनी है 1 लाख रुपए, तो बच्चे की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यय कितना था, तो ये था 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 और यह 12%। तो 1 लाख का 12% हो जाएगा 12/100। तो ये कितना हो जाएगा 12,000। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था, कितना था। तो मकान और परिवहन, अब यहाँ पर हम देखें तो मकान और परिवहन पर व्यय, तो यहाँ पर जो है इसमें 15 में 5 कम हो जाएगा, मतलब 10%। तो इस पर जो यहाँ पर राशि है कितनी है 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख जो है इस पर इसका 10%। तो वैसे ही हो जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 5 गुणा 10/100। तो 10,000 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।